नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। और साथियों, याद रखिएगा, बनानी है तो अपनी पहचान बनाओ। बनानी है तो अपनी पहचान बनाओ। दूसरे की परछाई बनने से क्या फायदा? दूसरे की परछाई बनने से क्या फायदा है? अगर बनानी ही है तो अपनी पहचान बनाओ। और वजह तलाश करो हार जाने की। वजह तलाश करो अपने हार जाने की। किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा साथियों। और ये जो क्लास आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये क्लास है आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें आपको कराया जाएगा साथियों। अभी तक इस क्लास की 5 सीरीज आपको आपके चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पर उपलब्ध हो चुका है। और अपना तो नारा ही है, शिक्षक तो बने के बाद। और शिक्षक बनने के इस क्रम में आपके साथ हर दिन बहुत सारे क्लास को आपको दिया जाता है, जिसमें से ये एक खास क्लास है बीपीएससी सुपर टेट टेस्ट सीरीज पेपर 2 जनरल स्टडीज। 100 क्वेश्चन कंप्लीट, 150 क्वेश्चन कंप्लीट ऑपरेशन के साथ शिक्षक तब बने के बाद ऑनलाइन पेड टेस्ट बिल्कुल फ्री साथियों, बिल्कुल फ्री आपके लिए आपके अपने चैनल। और साथ ही साथ आज ही आपको यह अपलोड कराया गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए। आकाश गंगा में होते महासंग्राम के बीच से भारत का संपूर्ण भूगोल पार्ट 1, भारत भूमि एवं लोक कक्षा 9 बीएससीबी क्लास 9 के बुक से। और याद रखिएगा साथियों, शिक्षक बनने का रास्ता इस बुक से होकर ही गुजरता है, शिक्षक तब बने के बाद सीरीज के तहत। और साथ ही साथ आपको डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया का बेस्ट मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाता है आपके अपने चैनल सर्वाइस क्लासेस केजीजी पर, वो भी देहाती दीवाल पर से। देहाती दीवाल दिख रहा होगा आपको पीछे, इस दीवाल पर बैठ कर आपका भाई सर्वेश आपके लिए कराता है हर दिन। अगर आपने इन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर देखिए साथियों, जरूर देखिए, अपना प्यार दीजिए। और साथ ही साथ ये क्लास तो क्या है, गुरुजी तो बने के बाद ये कर लिया तो 30 नंबर पक्का। हिंदी के लिए इससे ज्यादा मत पढ़ना भाइयों। ये क्लास है 2020 की पुस्तक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपी पीसीएस सी टेट एस टेट सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर के हिंदी के सवाल को आपको कराया जाता है। 200 सवाल का महाकुंभ है। इसमें अगर आप डूब करना आते हैं तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन पक्का। हिंदी के लिए कोई टेंशन नहीं। इन सभी क्लासों को देखिए और आइए जुड़ते हैं आपके साथ आज क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास के साथ साथियों। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर एग्जामिनेशन। पहला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तुगलकनामा की रचना किसने की थी साथियों? ओके, अबुल फजल ने या जियाउद्दीन बर्नी ने या अब्दुल खान शेरवानी ने या अमीर खुसरो ने? इसकी रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी साथियों। किसने की थी? अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी साथियों। ओके, आइए इसको रेड करते हैं क्योंकि रेड इस पे अच्छा दिखेगा साथियों। अमीर खुसरो ने की थी। आपको पता है कि अमीर खुसरो जो है दिल्ली सल्तनत में 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाला एक रौता क्या था, शायर था। और अमीर खुसरो ही क्या करता है, आपका बीना का आविष्कार करता है साथियों। ओके, और अमीर खुसरो जो है बहुत ही अच्छा क्या था, कवि था। और तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की है। इसमें तुगलक वंश के संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। और सबसे ज्यादा अमीर खुसरो किसके शासन काल में रहे थे? तो बर्मन के शासन काल में। इन्हें प्राश्रय किसके शासन काल में मिलना स्टार्ट हो गया था? बलबन के शासन काल में इन्हें प्राश्रय मिलना स्टार्ट हो गया था। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है साथियों। आप लोग इन सभी सवाल को देखिए और बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था साथियों जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है? मतलब साफ है कि ये ऐसे शासक थे जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, गुलाम थे। और आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका गुलाम था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। और आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ये पूरा डिटेल से कराए हैं। इल्तुतमिश अपने आप को कौन सा तुर्क कहता था? इलबरी तुर्क कहता था। और इलबरी तुर्क, और इसने न्याय की जंजीर भी स्थापित की थी और लाल कपड़ा पहनकर न्याय करता था। कौन? इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार परिषद की जो संपूर्ण रचना है, कुतुब मीनार परिषद का जो काम फिनिशिंग है, वो कौन करवाया था? इल्तुतमिश करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है स्टार्ट कौन करवाया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक अपने प्यारे गुरु किसके नाम पे, अपने प्यारे गुरु जी का, अब क्या है, अब काकी, बख्तियार अल काकी के नाम पर इन्होंने कुतुब कुतुब मीनार परिषद का उद्घाटन करवाया था। और एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि कुतुब मीनार परिषद का मुख्य दरवाजा कौन सा है, तो वह है अलाई दरवाजा साथियों। ओके, और बलबन ने क्या किया था, तो और इक्तेदारी प्रथा की स्थापना किसने की थी, इक्ते की दारी प्रथा की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी की भी रचना की थी। किसके, तुर्क चहलगानी। और तुर्क चहलगानी को, जो कि 40 गुलामों का समूह था, उसे अंत किसने किया था, बलबन ने किया था। बलबन अंत कर दिया था किसका, तुर्क चहलगानी का। ओके साथियों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये आपके लिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के बारे में तो इतना बता दिया गया कि जितना इस पीडीएफ में है भी नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद कोई ऐसा चैनल नहीं है जो ये कहता है कि पूरा देखिए और उसके बाद लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। लेकिन मैं कहता हूं साथियों, पूरा देख लीजिए, अच्छा लगे तभी लाइक करना है, तभी सब्सक्राइब करना है। और अगर अभी तक में अच्छा लग गया होगा तो कर दीजिए लाइक और कर लीजिए सब्सक्राइब और भेज दीजिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को। पता है दारुल सफा की स्थापना किसने की थी? आपको पता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है, जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ओके, और जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है साथियों, तो ये इसकी माता जो थी वो हिंदू थी और पिता मुस्लिम था। इसे लगा कि कहीं जो सभी उलेमा है वो ये ना समझे कि मैं हिंदुओं का क्या हूं, पुत्र हूं। इसलिए इसने क्या किया, सबसे पहले शासक बनते के साथ ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा जाता है ब्राह्मणों पर जजिया, जजिया क्या होता था, तो गैर इस्लाम को जो है एक विशेष प्रकार का कर देना होता था, जिसे क्या कहते थे, जजिया। तो सबसे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और दारुल सफा की भी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल सफा और दारुल ए बंदगान, ये दोनों की स्थापना की थी किसने, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह के तुगलक के समय में गुलामों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी साथियों। और फिरोज शाह तुगलक जो है ये भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक के रूप में भी जाना जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासनकाल की वजह से इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था। और जब वापस लौट रहा था बंगाल अभियान से, तो वो क्या हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक जौना खां के द्वारा यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल से दबकर मर गया था। और इसी के लिए अलाउ कौन, दिल्ली के सिख चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, अभी दिल्ली दूर अस्तु। और वही से कथन आपका एक लोगो बन गया, अभी दिल्ली दूर है। लेकिन अब जो है दिल्ली दूर नहीं है, शिक्षक तो बनना ही है, बनना है। रउआ लोगन के गुरुजी तो बने के बाद बस रउआ लोग इतना कारी, भाई लोग बहन लोग चैनल के दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था साथियों, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलपुरी की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये आपका बाजार नियंत्रण की पद्धति लाया था। और अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक थे खिलजी संप्रदाय के, खिलजी वंश के। ओके, दारुल सफा की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने ये राजकीय अस्पताल था, पूरा डिटेल बता दिया आपको, इतना तो कोई बताएगा भी नहीं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? कहते हैं अब्दुल रज्जाक जब आया था तो विजयनगर की शान शौकत को देखकर दंग रह गया था। और ये किसके शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ओके, देवराय, और ये फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक। ओके, वह खुरासन के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का क्या था, दूत था, मिर्जा शाहरुख का दूत था। और कृष्ण देवराय के दरबार में क्या रहता था, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। और तेनाली रमना की जो कहानी आप लोग सुनते हैं वो इसे कृष्ण देव राय के दरबार से सुनते हैं साथियों। कहता फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, तो बता दिए कृष्णदेव राय के दरबार, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और अगर आप जानना चाहते हैं तो जानिए, हरिहर और बुक्का का कहानी भी बहुत रोचक है। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे और स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। कहा, दक्षिण भारत में। मोहम्मद तुगलक गया, दोनों को हराया और बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। जब दिल्ली लाया तो दोनों भाई तेज था, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। जब वो इस्लाम को कबूल कर लिया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, अब तो तुम मोहम्मदन हो ही, मुसलमान हो,
अब तुम अगर दक्षिण में जाके मेरे प्रतिनिधि के तौर पर शासन करो तो मुझे कोई एतराज नहीं। और उसे भेज दिया दक्षिण फिर शासन करने के लिए, और वो वापस गया और एक संत से शुद्धि अभियान का भाग हुआ और अपने धर्म को परिवर्तन कराया और हिंदू बना और फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसीलिए तो मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सभी नीतियों को असफल हो जाने की वजह से उसे भारत का पगला बादशाह भी कहा जाता है साथियों। ओके, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? एक्चुअली में क्या हुआ था कि शिवाजी जो है 20 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, और शिवाजी शुरू से ही अपने माता से बहुत प्रभावित थे, जीजाबाई से। और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कोंड देव थे और रामानंद जी थे, और उनके बचपन के गुरु उनके दादाजी के दोस्त कोंड देव थे। तो शिवाजी जो है वो चाहता था हिंदू राष्ट्र बनाना, और इस वजह से शिवाजी ने शुरुआत से मंगलों से लोहा लेने का काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1664 में उन्होंने सूरत की पहली लूट की, और फिर जब 1665 में पुरंदर की संधि, 1665 में कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी, आपको पता है, पुरंदर की संधि। और जब पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी हारने लगे या हार ही गए, तो मान सिंह के कहने पर आगरा के किले में गए, और औरंगजेब ने उन्हें क्या किया, बंदी बनाकर राम सिंह के आगरा के महल में रखवा दिया। फिर वहां से वो क्या होते हैं, फूलों की टोकरी में बैठकर निकलते हैं, और निकलने के बाद 1670 में सूरत की दूसरी लूट करते हैं, और लूट के बाद जब वो अपने आप को मजबूत करते हैं तो 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। लेकिन पहली राज्याभिषेक के 10 दिन के बाद ही उनकी माता का देहांत हो जाता है, जिससे शुद्ध होकर शिवाजी जो है अपना द्वितीय राज्याभिषेक करवाते हैं और दक्षिण से सुल्तान को बनाते हैं, और उसका नाम होता है निश्चल गोस्वामी। और पहला जो सुल्तान होता है जो इनका राज्याभिषेक करता है वो इन्हें उपाधि देता है छत्रपति हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, और कौन करता है? तो पहले बनारस के संत रहते गंगा भट्ट, गंगा भट्ट के द्वारा किया जाता है। लेकिन 10 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो है शिवाजी इसके तो निश्चल गोस्वामी को बुलाते हैं, निश्चल गोस्वामी, और फिर तांत्रिक विधि से अपना क्या करवाते हैं, राज्याभिषेक करवाते हैं। ओके, तो इतना फैक्ट तो है भी नहीं। बोलिए शिवाजी महाराज की जय, वीरो कबीर वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ओके, यहाँ देखिए गंगाधर का नाम भी है बनारस के ऊपर, लेकिन आगे का नहीं है। कहता है किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाल की राजधानी? देखिए, गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में ही जीत लिया था। कब? 1510 में जीत लिया था। लेकिन इसने से कोई राजधानी उजधानी नहीं बनाई। लेकिन नानो डी कूना ने 1530 ईस्वी में गोवा को क्या बना लिया? पुर्तगालियों की राजधानी बना दी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर कौन थे? पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर जो वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का बोला जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बोला जाता है। और अल्फांसो आम भी यही लाए थे। भारत में तंबाकू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे साथियों। ओके, पुर्तगाली गवर्नर नानो डी कुना ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई। उसी ने सेंट टोमे तथा हुगली में भी बस्तियां बसाई। और नानो डी कुना रिपब्लिक ऑफ पुर्तगालीज। ओके, और सबसे पहले पुर्तगाली में कौन भारत आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में 20 मई 1498 को। ओके, तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई? देखिए, बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। पेरिस फ्रांसीसी जो है बुरी तरह से किससे? अंग्रेज से पराजित हो गए। तो किस समय तक? अंग्रेज 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद मजबूत हो चुका था। जब हार गया तो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 56 से 63 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यूरोप में भी। और 63 में यह युद्ध समाप्त हुआ, और इसके बाद फ्रांसीसी लगभग भारत से चले ही गए पांडिचेरी को छोड़कर। तो कब हुआ संधि? 1763 ईस्वी में हुआ। ओके, आइए देखते हैं पेरिस की संधि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1763 में हुई। इस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध, आपको पता है पहला, द्वितीय और तृतीय 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। एक्चुअली में कर्नाटक के उत्तराधिकार के साथ साथ ये क्या था? फ्रांस और इंग्लैंड की राइवलरी भी थी। इस संधि को शर्त के अनुसार अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को भारत में जीती गई सारी फैक्ट्रियां लौटा दी। अब फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों की किलाबंदी नहीं कर सकते थे और ना ही वहां सैनिक रख सकते थे। ओके, और ये जो है आपका कर्नाटक युद्ध के बारे में पूरा डिटेल से तीनों युद्ध की चर्चा कर दी गई है। आप लोग एक बार उसे देखिएगा जरूर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए,
तत्वबोधिनी सभा बंगाल की एक सभा थी जो समाज सुधार का काम करती थी और इस सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्र राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आत्मीय समाज की स्थापना की थी। और आपका केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जब केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर जो कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक बनते हैं, कर्ता धर्ता बनते हैं, दोनों में जब विवाद होता है, ये क्या करते हैं, ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं, आदि ब्रह्म। और ये तो आपका क्या है, आत्मीय समाज। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करता है, आपका राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ही मिरातुल अखबार के संस्थापक भी थे। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी साथियों। ये फैक्ट, इतना फैक्ट सिर्फ और सिर्फ सर्वेश क्लासेज केजीजी पे ही आपको बताया जा सकता है। सही बात है या गलत, कमेंट बॉक्स में चिपकाइए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1839 में की गई थी। ओके, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच मध्य पुनः समझौता कब हुआ? एक्चुअली में क्या था कि 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने क्या किया था, दलितों के लिए पृथक आरक्षण पद्धति दे दी थी, जैसे मुसलमानों के लिए 1909 में दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार, और जिसका नाम दिया गया था सांप्रदायिक पंचांड का। और इसी सांप्रदायिक पंचांड के खिलाफ में गांधी जी ने यरबदा जेल में आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया और बोला कि बोलो अम्बेडकर को कि हम उसको अंग्रेज से ज्यादा सीट, अंग्रेज 84 दिया, हम 112 देने के लिए तैयार हैं, बस वो संयुक्त रूप से मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा, अगर अलग से मिला तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। और ये हुआ था 22 सितंबर को। और ये जो हुआ था इसमें मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी की तरफ से भाग लिया था, हिंदुओं की तरफ से। और तेज बहादुर सतपुरू इसमें क्या था, मुख्य करके भूमिका में थे। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और दलित नेता बी आर अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ। पुनः समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर देगी। आपको पता है कि तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत की स्थापना की थी। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि क्लास 10 में बुक में फर्स्ट चैप्टर है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वो भीमराव अम्बेडकर की प्रसिद्ध रचना थी। ओके, और ये पहली बार पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए जीते थे। और जब पूर्वी बंगाल कहां चला गया, जब पूर्वी बंगाल चला गया आपका बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तत्कालीन पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश में, तब इन्हें दोबारा महाराष्ट्र से संविधान सभा में लाया गया था। और ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बौद्ध, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? देखिए, एक्चुअली में तो बौद्ध धर्म जो है द्वितीय बौद्ध संगति में भी बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म जो है पूरी तरह से दो भागों में बटा नहीं था, पूरी तरह से दो भागों में बट गया चतुर्थ बौद्ध संगति में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहां हुई थी साथियों, तो कनिष्क के शासन काल में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इसके अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने। ओके, और इसी में दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। और महायान क्या करता है, तो भगवान बुद्ध को ईश्वर की तरह मानता है। और हीनयान जो है भगवान बुद्ध को ईश्वर की तरह पूजा नहीं करते हैं। और वो लोग जो है भगवान महिलाओं के प्रवेश को वर्जित उतना अधिकार नहीं देते हैं। ओके, बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस बौद्ध संगति के दो भागों में महायान तथा हीनयान विभाजित हो गया। इस संगति का अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। ओके, और तृतीय बौद्ध संगति आपके पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मेघलीपुत्र तिस्स ने की थी और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था साथियों। 463 में मर गए थे वो, और 463 ईस्वी पूर्व में ही पहला बौद्ध संगति हुआ था साथियों। ओके, तथा जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपको पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव महाराज और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और इसमें आपके तीसरे तीर्थंकर थे संभवदेव संभवनाथ, जो कि बिहार दरोगा 2213 में पूछा गया है। और वहां के थे आपके घोड़ा, संभवनाथ के क्या थे, घोड़ा थे। आइए ओके, कथा देखिए। श्री ऋषभ देव के क्या थे, प्रतीक चिन्ह बैल थे। उसके बाद श्री अजीतनाथ का हाथी और श्री संभवनाथ का घोड़ा अश्व तीसरे, और श्री आंदीनाथ का बंदर। और आपके चतुर्थ जो सबसे अंतिम में जो थे आपके महावीर स्वामी, उनका क्या था, तो उनका था सिंह। 24वें तीर्थक महावीर स्वामी का क्या था, सिंह था। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का क्या था, सर्प था। क्या था, सर्प। और पार्श्वनाथ के लिए ही पार्श्वनाथ के किले पे आपका जो कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है, उसको लेकर अभी हाल ही में विवाद हुआ है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। और इतना तो याद रखिए प्यारे गुरुजी, हमारे रउआ लोगन प्यारे गुरुजी, जितना भी शिक्षक अभ्यर्थी बा,
रउआ सभी लोगन ई याद रखबे कि जो है शिक्षक बिहार के एग्जाम में जो भी है बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संबंध देव से जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, निम्नलिखित में से कौन सा वेद, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? देखिए इस वेद में क्या हुआ है, कन्याओं को बताया गया है कि कन्या जो है तीन को सूरा जुआ और कन्या को, सूरा जुआ और कन्या को सबसे बड़ा क्या बताया गया है, श्राप बताया गया, और अथर्ववेद ऐसा करता है। ऋग्वेद में तो कन्याओं का खूब सम्मान था। सभा और समिति दो ऐसी समितियां थी जिसमें महिलाओं को भी भाग लेने का मौका मिलता था। ऋग्वेद को प्रथम वेद कहते हैं। 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक का काल ऋग्वेद का काल है और इसे ऋग्वेदिक काल कहते हैं। और त्रय वेद में जो है यही तीनों आता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और ये त्रय वेद से बाहर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना व्यास है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और यजुर्वेद को जो है आपका गद एवं पद वाला वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद को गाए जाने वाले व्यक्ति को अर्धवायु कहते हैं और ऋग्वेद को गाए जाने वाले व्यक्ति को होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद में जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो देवता किसको समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार वर्ण का चर्चा किया गया है। तो इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर डियर गुरुजी, डियर टीचर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। और कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है ये इसकी रचना भगवानों ने की थी। वैसे तो वेद की रचना किसने की है, वेद व्यास ने। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा तथा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, जबकि ऋग्वेद में सभा और समितियां दो समिति है। सभा विशेष लोगों की और समिति आम लोगों की सभा थी। ओके साथियों, कहता है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुर्न आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? भारत पर हुर्नों का जो आक्रमण हुआ तो सबसे पहले हुर्नों को हराया था स्कंदगुप्त ने, और इसका जानकारी हमें मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। ओके, और हुर्नों को हराने वाला भारत में होने वाले हुर्न आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। किससे? स्कंदगुप्त से। हाथी गुफा अभिलेख में ही क्या मिलता है आपको? हाथी गुफा अभिलेख पुराना और एहोल अभिलेख में ही सबसे पहले आपको सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। ओके, और हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल की जानकारी मिलती है। भारत के होने वाले हुर्न आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख को संबंध स्कंदगुप्त से। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? देखिए वैदिक काल में कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, किसी से शादी नहीं करती थी, उसे कहते थे आमाजू। और विधवा महिला को कहते थे कुटनी। क्या कहते थे? और दो पति रखने वाली महिला को कहते थे विस्पति। ठीक ना? तो अमाजू होती थी और जो अपने आप को देवों के शरण में समर्पित कर देती थी उसे कहते थे देवदासी। तो बाद में ही देवदासी का पंडित तो लोग ने क्या करने लगा, देवदासी को अपना दासी बनाकर उसका यौन उत्पीड़न करने लगा। ठीक ना? तो ये सब याद रखिएगा, कुटनी। वैदिक काल में जीवन भर प्रवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य कहा जाता था, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और हिटलर भी खुद को आर्य कहता था। ओके, और आपको जो एंशियंट हिस्ट्री कराए हैं तो वहां डिटेल से करा दिए हैं। अगर आप कहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एंशियंट हिस्ट्री पूरा देखिए, क्योंकि जब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ जाएगा तो आप मुस्कुरा ना पाइएगा मेरी तरह। पता किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह में होता है? शनि में। शनि को छल्लों वाला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह छल्ला इसीलिए है क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, जिस वजह से ये अपने सभी उपग्रहों को अपने चारों ओर चिपका कर घुमा देता है। सॉरी, शुक्र को टिक कर दिए हैं। वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी बैड। दिस इज शनि। शुक्र को सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। मंगल, मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट एंड बुध इज ए मरकरी, मरकरी इज ए नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ओके, लुक एट द ओके, किस ग्रह को विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? सॉरी साथियों, दिस इज द राइट आंसर इज ए मरकरी। ओके, मरकरी इज ए राइट आंसर। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का होना है। साथियों, ये तीन चार उपग्रहों को क्या कहते हैं? तीन चार उपग्रहों को कहते हैं आपका स्थलीय ग्रह या लेथिक, और ये जो चार है इसको कहते हैं आपको क्या चीज? गैसीय ग्रह, गैसियस ग्रह। और वर्तमान में जो है 15 उपग्रह मिलने के बाद
सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया? शनिदेव हो गए हैं। कौन हो गया? शनिदेव। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ओके, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं बृहस्पति को साथियों। ओके, और इक्विलैक्स जोन में पाया जाने वाला एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, जिस वजह से आपका पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? आपको पता है कि ये जो ज्वालामुखी है, ये इटली के नीचे स्थित है, और इस ज्वालामुखी को कौन सा ज्वालामुखी है? स्ट्रोमली ज्वालामुखी। कहाँ? इटली के पास है, और इसे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी भी इटली में है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है साथियों। आइए देखते हैं, ये है आपका भूमध्य सी, मेडिटेरियन सी। वेनिस को भूमध्य सागर के मोती कहते हैं। स्ट्रोमरी ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है, जिससे इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ओके, और ये है आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ये है एंडियाटिक सागर। ओके साथियों, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? स्थलरुद्ध देश किसे कहते हो? ऐसा देश जो चारों ओर से समुद्र से नहीं बल्कि लैंड से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? स्थलरुद्ध देश। और जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, उसे द्वीपीय देश कहते हैं। यहाँ जो थाईलैंड है, यह स्थलरुद्ध देश नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर आता है आपका मंगोलिया। मंगोलिया। लाओस जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र देश लाओस ही है जो कि क्या है? स्थलरुद्ध है। ओके, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ओके, तो यहाँ देखिए, स्थलरुद्ध देश के तात्पर्य ऐसे देश से किसी महासमुद्र से नहीं छूती है। उपयुक्त विकल्प में थाईलैंड स्थलरुद्ध देश नहीं है, जबकि कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध विश्व की सबसे बड़ी बांध है और नील नदी पर बना है। नील नदी के दो नील नदी है, एक आपका टाना झील से निकलता है, और एक आपका किससे निकलता है? विक्टोरिया झील से निकलता है। ओके, और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। और विश्व की बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। और लिम्पोपो नदी किस रेखा को दो बार काटती है? तो मकर रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा। और कांगो नदी किसे दो बार काटती है? तो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। ओके, और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है साथियों, अमेजन नदी बेसिन में ही क्या है? अमेजन फॉरेस्ट है, जिसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है। आसवन बांध नील नदी पर है। ओके, और यहाँ देखिए नील नदी है। ओके, और रेड नील नदी कहाँ जाकर गिरता है? तो मेडिटेरियन सी में गिरता है। और नील नदी की देन की सभ्यता कहाँ की है? मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदान की पहाड़ी जो कि किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो कोयला के लिए, और साथ ही साथ लोहे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कर्नाटका राज्य में स्थित है। ओके, तो और कोलार्ड गोल्ड फील्ड्स ये सभी कहाँ था? कर्नाटका में। आप लोग केजीएफ देखे ना? यस भाई, देखते हैं यस भाई को। तो मीम भी बना है, जब लड़की लड़का को गर्मी लगता है तो लड़की बीनी होती है, और जब लड़की को लगता है तो लड़का जो है हेलीकॉप्टरे नचा देता है कपार पे। क्या? बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटका में है। तमिलनाडु में क्या है? तो पलानी पहाड़ी है तमिलनाडु में। केरल में है सेवराय की पहाड़ी, और मिजोरम में है मिजो हिल या नीला पर्वत। कौन सा नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? मूसी है ही, और मूसी नदी के किनारे एक प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है, उसका नाम है हैदराबाद, बिरयानी सिटी। क्या? और उसके बाद आपका कोयना भी है, और कोयना नदी पर बनने वाले कोयना बांध की वजह से महाराष्ट्र में पहली बार भूकंप आया था साथियों। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है? एक, दो और तीन, तीनों है। दूध गंगा भी है, जांगली नहीं है। जांगली किसकी सहायक नदियां है? जांगली हुगली की सहायक नदी है। जांगली तथा मूसी, कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा का उद्गम जो है महाबलेश्वर के पास महाराष्ट्र से होता है। ओके, तथा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? ये भी अगर हम पढ़ाने लगे तो फिर तो लालत है हमारे पढ़ाने पर और आपके पढ़ने पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर शाखा पूछ दे तो सर्वाधिक किस शाखा से होती है? तो बिल्कुल सही, अरब सागर की शाखा से होती है। और सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ टकराता है? केरल के तट पर। और 7 जून आने वाला है, मई लास्ट है, मानसून केरल के तट पर टकराने वाला है, मालाबार तट पर साथियों। प्यारे गुरुजी, ऐसे ही नहीं ना, एडुटेरिया इज द बेस्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत का सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, इस मानसून का विस्तार। और ये देखिए, इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल की रेखा, और यहाँ जाकर ये ट्रैप हो जाता है कहाँ? मासिन डाम में, और विश्व की सर्वाधिक वर्षा कराता है। और यहाँ आपका कब तक आएगा? तो यहाँ आपको जून के
आखिरी सब जून के लास्ट सप्ताह तक पहुंच जाता है मानसून। कहाँ? आपके बिहार में। ओके, और बिहार में दोनों तरफ से अरब सागर और भूमध्य सागर दोनों तरफ का मानसून आता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? आज ही आपको दिखाए थे ना, शुरू में आपको दिखाए थे भारत का भूगोल मास्टर क्लास महासंग्राम, और उसमें आपको पूरा डिटेल से बताए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए साथियों। कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं, और ये 5 राज्य कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। और कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है 0 डिग्री लाइन। ओके, 0 डिग्री लाइन। और सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और जूट उत्पादन में नंबर 1 अभी कौन है? बांग्लादेश। और ये रहा आपका मैप, तो यहाँ भी देख लीजिए। ये है आपका बांग्लादेश, ये है आपका मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ, ये है आपका पश्चिम बंगाल, और ये है मेघालय और असम। इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। और आपको पता है कि लगभग 4096 किलोमीटर सीमा किसके साथ? भारत के बांग्लादेश के साथ लगती है। और इसलिए आज जब ट्रिक कराए थे बचपन में भी ये, तो बताए थे सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, उसके बाद किसके साथ? चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ, उसके बाद भूटान के साथ, उसके बाद लास्ट में अफगानिस्तान के साथ, बीच में नेपाल छूट गया था साथियों। भारत का तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? अब बताइए क्या संयोग है कि आज के थ्योरी क्लास से सारा प्रश्न है 1914। मैकमोहन, इस समय मैकमोहन थे, और इसे अभी एलओसी के नाम से कहा जाता है। और ये कहा? अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ खींचा गया था, क्योंकि वो जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां तो चीन था ही नहीं। वो तो चीन ने 1959 में क्या किया? तिब्बत पर कब्जा कर वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ओके, भारत तथा चीन के बीच 1914 में स्टेब्लिश किया गया था। ये देख रहे हैं आप, यहाँ है बस। और यहाँ इसलिए है कि यहीं पर खाली चीन था, इधर तो ऊपर, तो इधर तो तिब्बत था, तिब्बत, इधर भी तिब्बत था। लेकिन चुट्टा चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से चीन अभी क्या है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश बन गया है। पहले नंबर पर है आपका कहा? रुको, रूस, और क से कनाडा, और फिर चीन ही आ जाता है भैया। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया साथियों? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था पीसी मोहन वालिस के। और पीसी मोहन वालिस का जो है विशेष योगदान है किसके लिए? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और आप देखे होंगे मूवी रामानुजम, उसमें पीसी मोहन वालिस एकदम दबा के पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक्स में। ओके, और बीएम विश्वेश्वरैया को क्या कहा जाता है? इंजीनियर। इनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और दादा भाई नेहरू जी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, पता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में राष्ट्रीय आय का अनुमान के पीसी मोहन वालिस की अध्यक्षता में किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी किसके मॉडल पर आधारित था? पीसी मोहन वालिस के आधार पर। और पीसी मोहन वालिस के जन्म दिवस पर ही 29 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ओके, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्न से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? मानव विकास के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? वो विषय है आपका क्या चीज? जनसंख्या, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रतिष्ठा, ये सभी को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन जनसंख्या और मानव विकास की संकल्पना किसने दी थी? तो 1990 में पाकिस्तान मूल के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दी थी। ओके, और इसका निर्धारण कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है यूएनडीपी। यूएनडीपी मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ओके, और इस सूचकांक के अंतर्गत मुख्य 3 विषयों को शामिल किया जाता है: जीवन प्रतिष्ठा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ओके, नॉलेज और ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये ओके 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 ओके। पता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में की थी, लेकिन एक्चुअली में ये पूरी तरह से पिट गया, विफल हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं का पुत्र जो था, नाती जो था राजीव गांधी, उसने कहा था, क्या कहा था साथियों? तो कहा था कि अगर हम 100 रुपया केंद्र सरकार की ओर से भारत की जनता को देना चाहते तो उनके जेब में मात्र 10 रुपया पहुंचता है। वही सामुदायिक विकास कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किए थे। बिल्कुल भी जब नहीं पहुंचा तो उन्होंने क्या किया? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश ली, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? पंचायती राज की स्थापना कर दी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1952 में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक रहा था। यह हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड और डॉमर 2 अमेरिकी क्या थे? अर्थशास्त्री थे साथियों। ओके, तथा आनंद आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं?
आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण और बिजली निर्माण, तो विनिर्माण और बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बिजली वितरण जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों। ओके, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से जुड़े कार्य, मछली पालन, पशुपालन, ये सभी आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में भारी उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है साथियों। अंडरस्टैंड? पता है? विनिर्माण तथा बिजली निर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृषि प्राथमिक तथा सेवा तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब तो चतुर्थक और पंचक क्षेत्र भी आ गया है। ओके, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर और ग्रे कॉलर पॉलिसी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। यकृत की जो व्यास है और जो वजन है 1.5 किलो के आसपास होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है मस्तिष्क। क्या आता है? मस्तिष्क। और रउआ लोग देखता नहीं, यह अकृत बा और ई का करता नहीं, ई जो है बाइल जूस सेक्रेट करता नहीं। और साथ ही साथ यकृत जो है वसा का निर्माण भी करता है। ओके, और बाइल जूस जो ये बनाता है, तो यहाँ आप गोल ब्लाइडर देख रहे हैं, इसी में जमा रहता है। और ये है आपका पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज डक बनाता है और दोनों मिलकर कहाँ? छोटी आंत के इलियम में जाकर क्या होते हैं? शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ओके, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम होता है, जबकि 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। तथा 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले पटपथ पर 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले पटपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है। तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई कुल शक्ति होगी, प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई कुल शक्ति कितनी होगी साथियों? तो इसका फॉर्मूला आपको पता है? आइए देखते हैं। इसका सही जवाब है 15,000 वाट। फॉर्मूला नीचे है, देख लेते हैं। देखिए, आर बराबर दिया हुआ 1.5 ओम, भी बराबर 120 वोल्ट, पी पता नहीं है, पी बराबर क्या होता है? भी स्क्वायर बटे आर, भी स्क्वायर बटे आर का मान 150 गुना 150 बटे 1.5, और इसको सॉल्व कर दिए तो आंसर आ गया साथियों। ओके, और ओम का नियम ही प्रतिरोध का नियम भी कहलाता है। पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? पानी का बूंद जो है तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकता है, किसके कारण? असंजक बल के कारण। और पानी का बूंद जो है गोल हो जाता है, किसके कारण? गोल हो जाता है पृष्ठीय तनाव के कारण। और कोई दो एक ही पदार्थ आपस में चिपके रहते हैं, किसकी वजह से? ससंजक बल की वजह से। ओके, देखिए, पानी की बूंद तथा तैलीय पृष्ठ पर अणुओं का असंजक बल या पानी के मध्य असंजक बल के काम होता है। अतः असंजक बल के अभाव में पानी की बूंद तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। ओके साथियों, कहता है तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह को ही तुल्यकारी उपग्रह कहते हैं। 24 घंटा होता है साथियों। ओके, और तुल्यकारी उपग्रह 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहते हैं, यानी कि लगभग लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये जस्ट लाइक जितना समय में पृथ्वी घूमता है उतना समय में ये भी घूमता है, ताकि ये क्या कर सके? एकदम सही से प्रसारण दे सके। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाइएगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? वाई? पेंडुलम क्या है? तो ऐसे झूलते जो रहता है, आप लोग पेंडुलम वॉच देखे होंगे। पेंडुलम का चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी आवर्तकाल बढ़ेगी, क्योंकि टी बराबर 2 पाई रूट अंडर 1 बटे जी होता है। और चूंकि आई स्थिर है तथा जी का मान घट रहा है, तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक्सरे किरण किस तरंग का नाम है? एक्सरे कैसा तरंग है? तो एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ओके, एक्सरे एक्सरे किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग बिना किसी माध्यम की सहायता से केवल विद्युत तथा चुंबकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती है। ओके, आप देख रहे हैं ग्रेमा रे, एक्सरे, गामा रे सबसे पहले, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, और उसके बाद आपका क्या है? व्हाइट लाइट है, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, इसका सबका तरंग दैर्घ्य। उसके बाद इंफ्रारेड रे, रडार। उसके बाद क्या है? एफएम, टीवी, सॉफ्टवेयर, एम। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ओके, ओके गुरुजी। नेक्स्ट सवाल है आपका, इनमें से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निष्क्रिय गैस का उदाहरण कौन है? आर्गन क्या है? निष्क्रिय गैस है। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 18 होती है। और देखिए, निष्क्रिय गैस इनर्ट गैस कौन है? हियान, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्रिया गैस कौन है? आर्गन। और सबसे कम पाया जाने वाला गैस है रेडॉन, क्योंकि ये भारी होता है। और अजनबी गैस किसे कहते हैं? जेनॉन को कहते हैं साथियों। ओके, और हीलियम जो है ये इसमें मात्र 2 ही बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ओकरिया गैस वे जो है जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात कि अधिकांश तत्वों के पदार्थ के मिलने से बनते हैं। अतः आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण आता है? कौन नहीं जानता है कि हरा रंग बेरियम के कारण और लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण आता है? लाल, हरा, ओके। और सोडियम ऐसी धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, नहीं तो ये आग पकड़ लेता है साथियों। प्यारे गुरुजी, आप लोगन के स्वागत बा सर्विस क्लासेस के जी पे। रउआ लोग देखा तानी सर्विस क्लासेस के जी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम क्लोराइड विलवन के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान दिखाई देने वाला अन्य रंग तथा उसके कारण निम्न है। लाल रंग स्ट्रांसियम, नीला रंग कॉपर और सिल्वर रंग एल्युमिनियम के कारण होता है साथियों। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्हें प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और आपको पता है ये साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसकी ये लिया विचार लिया गया अमेरिका से और भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब दिया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आप लोग प्रस्तावना कहते हैं, उसे स्वीकार कर लिया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की उपासना, स्वतंत्रता दिलाने के लिए। आइए आपका तथा भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से अग्रहित की गई? राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट 2446 बिहार दरोगा और 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। और इसका सही जवाब है साथियों आपका क्या चीज? तो सोच सकते हैं आप, दक्षिण अफ्रीका से। और आपको पता है राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य है वो कहां से आता है? तो आयरलैंड से। और इसीलिए यह सवाल पहली बार जब एग्जाम में ये मुझे मिला था तो मैंने इसे क्या किया था? गलत किया था साथियों। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं। वैसे झूठ नहीं बोलूंगा तो जीवन नहीं चलेगा, लेकिन जहां जरूरत होता है वहीं थोड़ा बहुत बोलना पड़ जाता है। क्या है? आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। ओके। और संविधान प्रस्तावना की भाषा और कनाडा से संघात्मक शक्तियां और अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल का पद। ओके। और कहता है भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ओके। और दक्षिण अफ्रीका यहाँ है और दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक छोटा सा देश है जिसे कहते हैं लेसोथो। लेसोथो। और यहाँ है केप टाउन। केप टाउन आप लोग सुने होंगे, मैच उच होते रहता है। और दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानियां हैं। कभी संविधान जब आपको मैप उप कराएंगे कभी तो बताएंगे। ओके, डिटेल से। ओके 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 ओके। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है साथियों? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाग किसमें है? 20 में है, आर्टिकल 368 में है। ओके। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब कोई सदन, खास करके लोकसभा या विधानसभा जब पहली बार गठित होता है तो उस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर कह के राष्ट्रपति उसको संसद का शपथ दिला देता है और कहता है अब तुम क्या करो, सबको शपथ दिला दो, क्या हम राष्ट्रपति है और मेरा यही काम थोड़ा है सबको शपथ दिलाते रहे। और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपके कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ओके ओके। और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, सदन के मतदान कराने, ये सब का है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। ओके। कहता है निम्न से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाया जाता। गोल्जी बॉडी आपको पता है, इसकी खोज किसने की थी? कोमिनो गोल्जी ने। और आप लोग जितने भी हमारे भाई इसको देख रहे हैं, लगभग 1000 भाई ने हमारा वो बायोलॉजी का क्लास देखा है, उनको दिल से धन्यवाद। आप लोग देखते तो पूरा क्लास है या बहुत अच्छे से देखते हैं। कुछ हमारे व्यूअर ऐसे भी हैं जो रेगुलर देखते हैं, लेकिन भैया अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा हम आपसे कनेक्ट कैसे होंगे? हमारे प्रति हम हमारा आपके लिए प्यार कैसे जागृत होगा? कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं? आप लोग प्लीज जो भी व्यूअर्स हमारे रेगुलर देखते हैं वो कमेंट जरूर करें साथियों। कमेंट करने से वीडियो का एसओपी बढ़ता है और जब वीडियो का एसओपी बढ़ेगा तो वीडियो रैंक करेगा और जब वीडियो रैंक करेगा तो आपका यह छोटा भाई नाचीज भी ग्रो करेगा। और जब ग्रो करेगा, एक बार आपका जब ग्रो कर जाएंगे और अपने हाथ में अपना काम करने का पावर आ जाएगा तो समझिए कि क्वेश्चन का क्या करेंगे? खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे रिसर्च के साथ। इनमें से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? राजधानी। राजधानी सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ओके। दोनों कोशिका का चित्र आपका बना है। दोनों कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। लेकिन एक चीज और है जो आपका किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, वो है आपका कोशिका भित्ति। इसको आप लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति को आप लोग कहते हैं सेल वॉल। ये भी कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में। और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? डी डुवे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमेन ने की थी, जबकि नामांकन किसने किया था? बांडा ने किया था। ये सब कराए हैं बायोलॉजी में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप कर रहे हैं बहुत बड़ा मिस्टेक, क्योंकि सर्विस क्लासेस केजीजी पर आपको वो कराया जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना कि वो जिससे व्यू और सब्सक्राइब आ सके, क्योंकि अपना चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है। कौन सा एंजाइम वसा से बासी अम्ल का ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है? वसा से बासी अम्ल को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने वाला अम्ल कौन सा है साथियों? ओके, उपयुक्त में से कोई नहीं। इमाइलेज नहीं है, ट्रिप्सिन नहीं है, पेप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का। और ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है? छोटी आंत में। या अमाशय में। और ट्रिप्सिन अमाशय में, और ट्रिप्सिन छोटी आंत में। इमाइलेज वसा का करता है, देख लीजिए। लाइपेज एंजाइम वसा को बासी अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। कौन? लाइपेज। तो यहाँ लाइपेज नहीं था, इसलिए इसका जवाब क्या था? डी था साथियों। ओके, कहता है कॉकरोच के हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? हा क्या क्वेश्चन बा, एकदम दमदार क्वेश्चन बा कि ना बा? लौवा लोग कॉकरोच के देखले बानी, देखले बानी कि ना देखले बानी, कि खाली मुरब्बे सुनता। रउआ लोग खेसारी लाल के जो गाना आवता, एकदम यूट्यूब पर पूरा नंबर 1 ट्रेंडिंग में पहुंचा दे। हैं? मुरब्बा, बहुरुपिया पिया, यही सब। और ये जो क्लास आपको रउआ लोगन के देता नहीं, ये सब ट्रेंडिंग का 4,000 लोग ना देखे, 5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी बा, 4,000 ना देखे, काहे अन्याय करता नहीं हो? 13 हृदय, कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 13 होते हैं। और कॉकरोच किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से सांस लेता है। मानव के हृदय में कितना होता है? 4 कोष्ठक। और केचुए के हृदय में 8 कोष्ठक होते हैं। और लेकिन 2 दिल किसी का नहीं होता है। गजब है बात। तो दिल भी अगर 2 होता तो ना मजे होते। 2 दिल होते सीने में तो क्या खाक मजा होता जीने में। तब तो एक को भूलते दूसरे को पकड़ लेते। कहता है कुछ अधूरे ख्वाब भी जीवन जीने का मजा देते हैं। अगर सब ख्वाब पूरे हो जाएं तो फिर जीवन में वो आनंद कहाँ है? भारत के नियंत्रक एवं माल्या लेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के बारे में आर्टिकल 148 से 51 में है। किसमें? आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है, और ये भाग 5 में है। ओके, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित पदों का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। तथा पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत चुनाव में अगर आपको निर्वाचित होना है तो आपकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको वोट डालना है तो 18 वर्ष। वैसे वोट डालने के भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी की सरकार ने 1988 में उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। क्या साथियों? और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु होना चाहिए। तो 3 गो पोस्ट के लिए 1 2 3, 3 गो पोस्ट के लिए तो अपना भी एलिजिबल है। कोई पोस्ट मिल जाए। वोट तो दिए थे, लेकिन जिस उम्मीद और जिस चाहत के साथ वोट दिए थे वो तो कभी कोई सरकार पूरा करती नहीं है। प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1955 में किया गया था। ओके, आइए देखते हैं। पता है प्रथम राज्य भाषा आयोग की जो गठन है वो बीजे खेर के नेतृत्व में किया गया था। और अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार भारत हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में बीजे खेर की अध्यक्षता में किया गया था। तो समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आएगा? समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ओके, और समाचार पत्र के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। कब? 1878 में। सोम प्रकाश के लिए। समाचार पत्र शिक्षा वन आदि समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। ये देखिए आपको समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो भाग 7 में ये सूचियों का वर्णन है, और जिस पर केंद्र और राज्य दोनों क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन जब दोनों के कानून में विवाद होगा तब केंद्र का कानून मान्य होगा। यूनियन लिस्ट में है, देखिए डिफेंस है, बैंकिंग है, फिर करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है। कंकरेंट लिस्ट में आपका क्या है? तो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, मैरिज है, एडॉप्टेशन है, सक्सेशन है। ये सभी किसमें आपका? तो मैरिज भी किस का विषय है? समवर्ती सूची का। ओके ओके ओके, इसलिए कोई भी राज्य जो है अभी वर्तमान में क्या कर रहा है आपका? तो आपका आर्टिकल 377 है,
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का हिम्मत नहीं कर रहा, वो केंद्र के लिए छोड़ ले है, कहा जानो भैया तुम ही, हम लोग तो उसमें पेचरा में ना फंसेंगे। और स्टेट लिस्ट में क्या है, पॉलिसी है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इमेज। बहुत साल पहले एक गाना बना था, शायद खेसरिया लाल का था, लड़का लड़के से कराई हो बिहार, अजब अजब एक कानून आ गई, तो वही होते दिख रहा है अब का। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ, देखिए वैसे तो हर आदमी को चॉइस का क्या है, चॉइस है कि वो किसे अपना लाइफ पार्टनर चुनता है, इस पर कमेंट करना हमारी मूर्खता होगी। पढ़े लिखे लोगों को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कमेंट करने से बचना चाहिए। भोपाल, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल। और भारतीय वन अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। और भारतीय जोलॉजिकल सर्वे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। और भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली। ओके, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में, जबकि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का गठन किया गया, तो इंटरपोल का गठन कब किया गया, 1923 में किया गया। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन पेरिस में, कहाँ, लियोन पेरिस में। और इंटरपोल ही लुक आउट नोटिस जारी करता है, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में, इसकी स्थापना 1927 में की गई। ओके, इसे विश्व का पुलिस कहते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह कथन किसका है, यह कथन है ग्रेसम महोदय का। किसे है, क्या है, ग्रेसम। और जीवी सेन ने तो बाजार का नियम दिया था, किसी ने, जीवी सेन ने। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हो, तो बुरी मुद्राएं अच्छी मुद्राओं को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह कथन किसका है, ग्रेसम महोदय का है। से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है, कांच का रंग किसके कारण लाल हो जाता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग लाल हो जाता है। रहुआ लोगन के ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन बा गुरुजी। शिक्षक शिक्षाएं कान, गुरु गुरुआइन। मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग लाल हो जाता है। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला, एवं कांच के में फेरस ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड मिला देने से कांच का रंग हरा हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, कब, 1948 में। कब किया था, 1948 में। ओके, 1948 में की गई थी। ओके, ओके। द्वितीय नीति आया था 1956 में, और इसी के तहत भारत में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बोकारो तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में था, सभी का स्थापना किया गया था। ये थे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छप जाएंगे साथियों। इसे क्लास को पूरा देखिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर आइए। ओके, और दबा के वीडियो को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। और हाँ साथियों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, महाकाल का आशीर्वाद आप पर बरसेगा, तांडा बाबा का आशीर्वाद आप पर बरसेगा, जय महाकाल होगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग सर्वेस क्लासेस के जी। रहुआ लोगन से विनती बा, विनती कर अलमानी हमारे चच्चा विधायक चच्चा, प्लीज लाइक subscribe and share the video, and if you want to connect with me, then you WhatsApp me and join the Telegram channel, and also you want to follow, if you want to connect with me, you follow me on Instagram Sarvesing 7730. Okay, see you soon. Tata, baba, for your better future. Keep study, keep learning. Thank you very much. Bande Mat